क्लास 10th हिस्ट्री अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रेडरिक सोर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 की ये तस्वीर दी गई है। अठारह में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 को देखें में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप क्यानोदे की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सोर्यू के कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोगों को अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिसकी पहचान उसके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो अब राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास नए शब्द दिए हुए हैं। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है और अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। कल्पनादर्श यानी यूटोपिया एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। गतिविधि आपकी राय में चित्र 1 में किस प्रकार एक काल्पनिक दृष्टि को प्रतिबिंबित किया गया है? अभी पहुंचा है। उनके पीछे जर्मनी के लोग जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोर्यू ने यह छवि निर्मित की जर्मन के लोग तब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। अर्न्स्ट रेनन क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्न्स्ट रेनन जो 1823 से 92 में ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट अन नेशन, है ना, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे कामों करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अन्य राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी, अगर सलाह दिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है।
राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उसका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक हो तो स्वतंत्रता का लोप भी हो जाएगा। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी कल्पना अभिव्यक्ति सॉर्यू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी में के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तन से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं हुई थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विधियों प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। नए शब्द जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। चर्चा करें। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दे। उनके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण होता है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, द ट्राइकलर, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने का एकमात्र व्यवसाय लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। चित्र एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने 1798 में डिज़ाइन किया था। फ्रेंच बास्टील में क्रांतिकारी भीड़ में प्रवेश चित्र को उसने मिलते जुलते किले की बगल में बनाया था। यह किला जर्मन प्रांत कैसल
के निरंकुश शासक के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेवमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। इस चित्र के बारे में चर्चा हो रही है। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार लाया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून। चित्र 3, वियना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। रूसी साम्राज्य, अटलांटिक सागर है, नॉर्वे, स्वीडन है ना, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, भूमध्य सागर का ये है, साइप्रस, फिलिस्तीन, सीरिया, मेसोपोटामिया, फारस, जॉर्जिया, आर्मानिया, ओटोमन साम्राज्य, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान, 2 सिसिलियों का राजतंत्र, कोर्सिका, सार्डिनिया, लघु गणराज्य, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, गालिसिया, पोलैंड, बावेरिया, नीदरलैंड, प्रसा, डेनमार्क, हानोवर, ग्रेट ब्रिटेन। मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्दे से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। यहाँ पे चित्र 4 दिया हुआ है। जैवे बक्रेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैप्सकर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेवेबक्रेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, बीच का अग्रभार और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलती जुलती प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तहत स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। राइनलैंड का डाकिया लाइप्ज़िग आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यह नेपोलियन को 1813 में
लाइप्त्संग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती चिट्ठी का उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें वो अब हार चुका है। ये जो चिट्ठी है जो हार चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसी राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है, जिसे आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों यानी कैंटन्स के बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मनी भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैंगियार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इस प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसा उत्तर में बोहेमिया और स्लोवाक कार्निओला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई। 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ। वियना शांति संधि हुई। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1848 से फ्रांस में क्रांति हुई। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत। मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वमक सरकार के गठन की मांग करता। इतावली, जर्मनी, मैंगियार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण होता है और 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य के स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप को इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन
अधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादी से करीब जुड़े थे। उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति के से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार यानी सफ्रेज के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहितापूर्ण समिति मताधिकार वापस आ गई। उसने महिलाओं को अब अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समाज राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषा इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ा था। और लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने के समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज ने 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र को निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या दो कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बनाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण की सहायता बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आर्थिक राष्ट्रीय व्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मन के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिख लिस्ट ने 1834 में लिखा, जोलवेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह
से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। चर्चा करें उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। नए शब्द। रूढ़िवाद क्या होता है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरा संस्था जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवाद लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी परंपराएं संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र की शक्ति प्रदान करते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौते तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन में यानी कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 के वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिस पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमोंट में जेनुआ जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। गतिविधि। यूरोप के नक्शे पर उन परिवर्तनों को चिन्हित करें जो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए थे। चर्चा करें व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। चित्र 6 चिंतकों का क्लब। 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियम की सूची है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इन क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे।
क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इन संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिउसेप्पी मैज़्नी, जिसका जन्म 1805 में जेनोआ में हुआ था और वह कार्बोनारी नाम की गुप्त संगठन का सदस्य बना। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल को देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड से गुप्त संगठन कायम किए गए। मैथनी द्वारा राजतंत्र घोर विरोध करने और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। जोसेफ मैथनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। गियाकोमो मांतेगाजा का चित्र है यह। क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्होंने 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की वो भी सर्दी जुकाम हो जाता है, यह मेटरनिख ने कहा था। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग को राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की कि एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कस्तूतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना।
राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानी, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, यूरिज देला क्रोआ, द मैसेकर एक्ट क्रियोस 1824। फ्रांसीसी चित्रकार देला क्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र इतना मीटर एक घटना को चित्रित करता है जिसमें क्रियोस द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। देला क्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटख रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावना उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की है। और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उसका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोग दासवोक में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति ने इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्यों को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर से पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्ति और ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत के गुणगान किया और पोलेनेस और माजूर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ग्रीम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रीम फेरिस्टेल एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रीम और विल्हेल्म ग्रीम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 से 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वो लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते। ये कहानी बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद आती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मनी भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठा की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषाओं को विकसित करने के अपने प्रयासों को वो फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। चर्चा करें राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे
आखिरकार कुचल दिया गया। उसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पुलिस का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया जेल भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया था। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार के अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गाँवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। कृषक विद्रोह, जो 1848 में का यह चित्र दिया हुआ है। अठारह एक ऐसा वर्ष था, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पीड़ित के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़े लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की है। इस गांव में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घर से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी गई। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। चर्चा करें। सिलेसियाई बुनकरों के विद्रोह के कारण का वर्णन करें। पत्रकार के नज़रिए पर टिप्पणी दें। गतिविधि। कल्पना कीजिए आप एक बुनकर है जिससे चीज़ों का बदलते देखा आपने क्या देखा, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। इनकार कर दिया। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिलाएं जो कमज़ोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुषों की सुरक्षा की आवश्यकता है। उनका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल करना, परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए इन भेदों के बारे में? लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी। लुइजे ऑटो पीटर्स
1995 एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उसके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। आइए हम यह प्रश्न पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचार से ओतप्रोत थे, सभी लोग सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उसने अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष, मगर स्वतंत्रता को अविभाज्य है। अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उसे संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती है और जिम्मेदारियां भी उठाती है, हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती है इसी हक से वंचित रह जाता है, यद्यपि वे राज्य के रख रखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती है। नए शब्द यहाँ पे दिए हुए। नारीवाद क्या होता है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। उदारवादियों की क्रांति 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूरी विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटना से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों ने स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंप दी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिसने उसका समर्थन खो बैठा। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनावों के दौरान सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद समकालीन रंगीन चित्र। ऊपर बाईं दीर्घा में महिलाएं बैठी हैं। चर्चा करें। ऊपर उद्धृत 3 लेखों द्वारा महिलाओं के अधिकार के प्रश्न पर व्यक्त विचारों की तुलना करें। उसने उदारवादी विचारधारा के बारे में क्या स्पष्ट होता है? नए शब्द। विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह को विचारधारा कहते हैं। मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से
दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने के कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद वे वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजाशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भू दासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्मित हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मन और इटली एकीकरण होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मनी लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मनी राज्यों के राजकुमारों, सेना प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम्स प्रथम ने नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी मुद्रा, बैंकिंग और कानून की न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदमों उसकी कार्यवाही बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। अंतोन वॉन वर्नर की कृति वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। चित्र के बीच में काइजर और प्रशियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल वॉन ड्रून खड़े हैं। उनके पास बिस्मार्क इस विशाल कृति को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था। इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट में एक इतावली राजघराने का शासक था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासक था और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजवंशों के अधीन थे। इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक इसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद हैं। प्रशा जो 1866 से पहले का ये प्रशा है, जिसमें ब्रेंडेनबर्ग, सिलेसिया, पोसेन, पोमेरेनिया, पश्चिमी प्रशा, पूर्वी प्रशा, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, रूसी साम्राज्य, और यहाँ पे देखिए इस कलर में ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध 1866 से पहले प्रशा का जीत। ऑस्ट्रो प्रशा यहाँ है।
ये वाला। जर्मन महासंघ में बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग 1867। फ्रांस प्रसा में प्रसा का विभाजन 1871। जर्मन साम्राज्य में स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रसा में शामिल 1871। बेडन बावेरिया जर्मनी का एकीकरण 1866 से 71 के बीच हुआ था। राइनलैंड वेस्टफेलिया हेंस-नासा थ्यूरिंगियन राज्य वर्सविक हानोवर। व्यंग्य चित्र। जर्मन राइखस्टैग संसद में ऑटो वन बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870 की तस्वीर है। गतिविधि। इस व्यंग्य चित्र का वर्णन करें। इसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डेप्यूटीज के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। यहाँ चित्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की क्या व्याख्या करना चाहता है। 1830 के दशक में जोसेफ मस्सीनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नाम के गुप्त संस्था बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के युद्धों के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट्स के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र में शासक अभिजीत वर्ग की नज़र में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावुर, जिसे इटली के प्रदेशों में एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया था, न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस के सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिज्ञ सन थी जिसके पीछे कावुर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिक के अलावा ज्यूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिसमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। गतिविधि। चित्र 14 को देखें। क्या आपको लगता है कि इसमें से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले खुद को इतालवी मानते होंगे? चित्र 14 की जांच करें। कौन से क्षेत्र में सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना, सबसे आखिर, और कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ? किस साल सबसे ज़्यादा राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए? ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय एथनिक थी। नए शब्द। निर्जातीय एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। चित्र का एकीकरण के बाद इटली नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया है। चित्र का एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य 1858 का ये चित्र है। दोनों सिसिलियों राजतंत्र, पेपल राज्य, सार्डिनिया की मोडेना, परमा, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, सेवोई, सार्डिनिया, मोनाको, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ट्यूनिस।
इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का ही गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्य का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स ने निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उसमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसे गैरिबाल्डी 1807 से 82 संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार से संलग्न और वह स्वयं व्यापारी नौसेना का एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मेस्सिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिडमोंट के गणतंत्र विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया और इतालवी राज्यों का एकीकृत करने का प्रयास करा। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शॉर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्य से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई। 1870 में जब प्रसा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुई। गैरिबाल्डी सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली नामक बूट यानी जूता पहनाने में मदद करते हुए 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र है। चित्रकार ने गैरिबाल्डी को सार्डिनिया पिडमोंट के राजा को जूते पहनाते दिखाया है। इटली के नक्शे को फिर से देखें। यह व्यंग्य चित्र क्या कहने का प्रयास कर रहा है? आयरलैंड का भी कुछ ऐसा हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टोन उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह पाए। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। 1850 का ये डाक टिकट है। जर्मनी चित्रकार फिलिप वेट ने 1848 में चित्र बनाया। चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। यहाँ नया शब्द है रूपक। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, इच्छा, स्वतंत्र मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो एक
रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश के कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी के रूपक का प्रयोग किया था। इन आदर्शों का विशेष वस्तुओं या प्रतीकों के व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर से ऐसी महिलाओं के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वह तराजू लिए हुए हैं। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उसे तादाद में स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। प्रतीकों का अर्थ। टूटी हुई बेड़िया आज़ादी मिलने का अर्थ है। बाज छाप कवच जर्मनी फ्रांस की प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार की लिपटी जैतून की डाली शाही शांति का चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसने जर्मन राज्य को ड्यूकस में प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात करती है। यहाँ पे गतिविधि दी गई है। बॉक्स 3 में दिए गए चार्ट की सहायता से वेईथ की जर्मेनिया के गुणों को पहचानें और तस्वीर के प्रतीकात्मक अर्थ की व्याख्या करें। 1836 की एक पुरानी रूपकात्मक तस्वीर में वेईथ ने काइजर के मुकुट को उस जगह चित्रित किया था जहां अब उसे टूटी हुई बेड़िया दिखाई है। इस बदलाव का महत्व स्पष्ट करें। द फॉलेन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, जुलूस ह्यूबनर 1850 की ये तस्वीर है। यहाँ एक गतिविधि दी गई है। बताएं कि चित्र 18 में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्र के इस रूपकात्मक चित्रण के ह्यूबनर किन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं? जर्मेनिया गार्डियन द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। 1860 में चित्रकार लॉरेन क्लासेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मेनिया की तलवार और ये चित्र है। गतिविधि यहाँ दी हुई है। चित्र 10 को एक बार फिर देखो। कल्पना करें कि आप मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट के नागरिक हैं और संसद की कार्रवाई के समय वहीं मौजूद है। यदि आप हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठे हुए पुरुष हो तो दीवार पर लगे जर्मेनिया के बैनर को देखकर क्या महसूस करते हैं? अगर आप हॉल ऑफ डेप्यूटीज में बैठी महिला होती तो इस चित्र को देखकर क्या महसूस करती? दोनों भाव लिखें। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवाद उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार
रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जनजातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मोंटीनीग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य की आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उनके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चुंगल से निकल कर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विरोधी राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रत्येक प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की कोशिश करता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उससे यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूसी, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभावों को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध और हुए। अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता हुआ एक मानचित्र। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्र का बैनर थामे हुए हैं, स्वतंत्रता का दिखाई देते हैं। अग्रभाग में ब्रिटिश राज्य का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों का शेर, हाथी, वन और आदिम समुदाय छवियों के जरिए दर्शाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप की महाविपदा की ओर ले गया यूरोप को। लेकिन इस बीच विश्व में अनेक देशों में, जिनकी 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों के औपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह के विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों को राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया।